नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज रशिया के कजान शहर में प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई और इस मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा असल में पश्चिमी देशों में हो रही है। पश्चिमी देशों के नेता रशिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उन्होंने रशिया का बहिष्कार किया हुआ है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया को अलग थलग करने के लिए 10, 50 या 100 नहीं बल्कि 20,000 से ज्यादा प्रतिबंध रशिया पर लगाए हुए हैं और उन्होंने यह सोचा था कि इन प्रतिबंधों से राष्ट्रपति पुतिन और रशिया पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे और रशिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक समिट हो रहा है और पश्चिमी देशों के नेता शायद दूर बैठकर टीवी पर या सोशल मीडिया पर इस समिट की लाइव कवरेज देख रहे होंगे और इन देशों की नजर इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरूर होगी। आप सब अक्सर यह बात सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इन तस्वीरों से आप यह भी समझ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रधानमंत्री मोदी का वही जलवा कायम है जो कि भारत की राजनीति में है। ब्रिक्स को एक ऐसा संगठन माना जाता है जो G7 यानी ग्रुप 7 देशों का मुकाबला कर सके और ग्रुप 7 का मतलब है वो देश जिनमें अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देश इस संगठन में आते हैं और ये देश रशिया, चीन और ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते और यही भारत की कूटनीति का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। भारत को G7 देश अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करते हैं और भारत क्वाड देशों का भी हिस्सा है और दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों में भी भारत की भूमिका सबसे मजबूत देशों में है और इनमें भी उम्र के मामले में प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी 74 वर्ष के हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 72 साल के हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग 71 साल के हैं और ये तीनों ही नेता पिछले कई वर्षों से अपने अपने देशों का लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। इनमें नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी 10 साल हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2012 से रशिया के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो रशिया के प्रधानमंत्री थे और शी जिनपिंग वर्ष 2013 से ही चीन के राष्ट्रपति हैं। यानी अगर आप कंटिन्यूटी के हिसाब से देखें तो ये तीनों सबसे अनुभवी नेता हैं, ना सिर्फ अपने देश के बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे अनुभवी नेताओं में हैं और सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाले नेताओं में ये तीनों लोग अब गिने जाते हैं। अब आपको अपने देश वापस लाते हैं और अब हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के उस फैसले के बारे में बताएंगे जिसमें उसने एक नई तरह के शूट एट साइट के ऑर्डर दिए हैं। यहां शूट एट साइट का मतलब अपराधी को देखते ही गोली मारने का आदेश नहीं है, बल्कि यहां इसका मतलब है एनकाउंटर के दौरान देखते ही अपराधियों का वीडियो शूट करना। एनकाउंटर में गन वाली शूटिंग के बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस को कैमरे वाली शूटिंग भी करनी होगी और इसके लिए आज ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिनमें कुल मिलाकर 16 दिशा निर्देश दिए गए हैं यूपी के पुलिस वालों को एनकाउंटर करते वक्त या एनकाउंटर करने से पहले या बाद में इन्हें फॉलो करना होगा। आप तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को एनकाउंटर्स के लिए बहुत बदनाम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहां बात बात पर एनकाउंटर हो जाता है। इसी छवि को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ नियम बदले हैं और ये क्या है आपको बताते हैं। इनमें पहला आदेश तो यह है कि पुलिस के लिए शूटआउट वाले स्थान का वीडियो बनाना अब अनिवार्य होगा। दूसरा, घटनास्थल की जांच अब फोरेंसिक टीम द्वारा की जाएगी। तीसरा, एनकाउंटर की जांच स्थानीय पुलिस नहीं करेगी बल्कि यह जांच क्राइम ब्रांच या किसी दूसरे थाने की पुलिस से करवाई जाएगी। चौथा, एनकाउंटर में मारे गए अपराधी के परिवार को इसकी तत्काल सूचना देनी होगी। पांचवां, पुलिस को एनकाउंटर में इस्तेमाल हुए हथियारों को अब सरेंडर करना होगा और इन हथियारों की भी अलग से जांच करवाई जाएगी। छठा, अपराधियों से बरामद हथियारों की भी जांच कराना अब अनिवार्य होगा और सातवां, अपराधी का पोस्टमार्टम अब 2 डॉक्टरों की टीम करेगी और इस पोस्टमार्टम की भी पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
इन दिशा निर्देशों को गुमराह करने वाला बताया है और कहा है कि जब वीडियोग्राफी करने वाली भी पुलिस है और अपराधी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी पुलिस के होंगे, शूट करने वाले भी पुलिस वाले हैं जो गन से शूट करेंगे और कैमरे से शूट करने वाले भी पुलिस वाले ही हैं, तो पुलिस के खिलाफ पुलिस की ही जांच में पुलिस को कोई कैसे दोषी साबित कर पाएगा? भाजपाइयों ने पुलिस पर भी हथकड़ियां लगा दी, इतना दबाव में पुलिस है। जब बीजेपी की नियति साफ नहीं है, आप न्याय कैसे दोगे? आपको डीजीपी का स्टेटमेंट नहीं सुनाई दे रहा कि पुलिस दबाव में है, तो डॉक्टर दबाव में नहीं होंगे। और आप जानते हो कैमरा क्या दिखाता है? भीड़ है ही नहीं, हाथ में 2 रिवॉल्वर। ये नया जमाना है। वर्ष 2017 से अप्रैल 2023 के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुल मिलाकर 183 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, जबकि वर्ष 2022 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी सरकार में 50 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है और सरकार पर यह भी आरोप लगे हैं कि वो अपराधियों का एनकाउंटर करते वक्त उनकी जाति और धर्म को पहले चेक करती है, पहले देखती है। हालांकि यूपी सरकार ने इन आरोपों को हमेशा से ही गलत बताया है, लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि अगर सरकार एनकाउंटर के मामलों में पारदर्शिता के लिए ये नए दिशा निर्देश लागू कर रही है, तो इससे ऐसा जरूर लगता है कि वो शायद इस मुद्दे पर बैकफुट पर हो सकती है या फिर ये अपनी छवि सुधारने की एक कोशिश हो सकती है। आपने अक्सर ट्रेन पर या बसों में सफर करते हुए एक लाइन जरूर पढ़ी होगी कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। सवारी अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है, ऐसा आपने कई बार पढ़ा होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर सरकार, सरकारी सिस्टम, नगर निगम, अदालतें और बड़ी बड़ी संस्थाएं होते हुए भी सरकार लोगों से उनका वोट लेने के बाद, चुनाव जीतने के बाद ये कह दे कि अब जनता अपनी जान के लिए खुद जिम्मेदार है, तो क्या होगा? दिल्ली में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वायु प्रदूषण के कारण गैस चेंबर बन चुकी देश की राजधानी दिल्ली में इस समय 2.5 करोड़ लोगों के साथ यही मजाक चल रहा है, जिससे अभी तक किसी को कोई आपत्ति ही नहीं। जिस संविधान को बचाने के लिए दिन रात राजनीति होती है, वो संविधान कहता है कि इस प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, लेकिन हमारी सरकारों का कहना है कि इस प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी उल्टा आम जनता की है। कम से कम उनके काम देखकर तो यही लगता है कि दिल्ली की सरकार ने यह मान लिया है कि प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि जनता की है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में दिन रात मेहनत करने के बाद अब यह फैसला लिया है कि वो प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नाम का एक अभियान चलाएगी। और कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं कि सरकार चलिए कम से कम जागी और सरकार इस प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े गंभीर कदम उठा रही है। इसमें सरकार लोगों से कहती है कि जैसे ही आप ट्रैफिक सिग्नल पर आएंगे और वहां पर रेड लाइट होगी, आपको अपनी गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, इंजन ऑफ कर देना चाहिए। अगर रेड लाइट ऑन है तो आपकी गाड़ी का इंजन ऑफ होना चाहिए। आज हमारा सवाल यह है कि इस अभियान को चलाने में आखिर सरकार को क्या जरा सी भी मेहनत करनी पड़ रही है? ये सारी गाड़ियां आम जनता की हैं, उसमें पेट्रोल और डीजल भी आम जनता ने अपने पैसों से डलवाया है, जिस पर जनता जीएसटी देती है, वैट देती है, टैक्स देती है, सरकारों को यह पैसा जाता है। गाड़ी भी ट्रैफिक सिग्नल पर आम जनता को ही बंद करनी है, तो फिर इसमें आखिर सरकार का क्या रोल है? क्या सरकार सिर्फ इतना कह देगी कि आप अपनी अपनी गाड़ी बंद कर दीजिए और उससे प्रदूषण कम हो जाएगा? सरकार सिर्फ आपके साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रही है, जिससे ऐसा लगता रहे जनता को कि इस प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से बड़े गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। और इस बात को एक और उदाहरण से समझिए। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 2 का एक्शन प्लान लागू हो गया है और इसे भी सुनकर ऐसा ही लगता है कि सरकार शायद कुछ ऐसा कर रही है जिससे दिल्ली में अब प्रदूषण कम हो जाएगा, लेकिन इसकी सच्चाई भी कुछ और है। इस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में गाड़ियों की पार्किंग फीस महंगी हो जाएगी, यानी जो आप पार्किंग करेंगे अपनी गाड़ी
को कहीं भी अब आपको पार्किंग का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिससे लोग अपने निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा सरकार ने सोचा कि जैसे ही वो पार्किंग फीस बढ़ाएगी, लोग अपनी गाड़ियों को बाहर निकालना कम कर देंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन एक बार सोचकर देखिए, अगर पार्किंग फीस है तो ये फीस आपकी जेब से ही तो जाएगी, और अगर सरकार प्रदूषण के नाम पर आपसे और ज्यादा पार्किंग फीस वसूल रही है तो इसमें सरकार कौन सा नया काम कर रही है? हकीकत में सब कुछ आप ही कर रहे हैं। अब आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिनकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल से आई हैं, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले एक आरोपी मोहम्मद फैजल खान ने आज अदालत के आदेश का पालन करते हुए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 21 बार सलामी दी और इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आप भी सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अदालत की इस बिल्कुल नई तरह की सजा को आप पहले देखिए। उसके बाद 21 बार भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। तो ये जो आरोपी हैं, इसे पुलिस ने यही सजा दी थी। इसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और उसके बाद अदालत ने यह सजा दी कि अब से आप थाने में जाएंगे हर महीने और भारत माता की जय के नारे लगाएंगे और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलाम भी करेंगे। इस व्यक्ति का कहना है कि उसने अपने दोस्त के उकसाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले का पूरी ईमानदारी से पालन करेगा, जिसमें अदालत ने कहा कि इस आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देकर भारत माता की जय का नारा लगाना होगा और ऐसा उसे तब तक करते रहना होगा जब तक अदालत का इस मामले में अंतिम आदेश नहीं आ जाता। और ये अदालत का एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला है। हालांकि आज यहां आपको भी यह सोचना चाहिए कि अगर हमारे देश में, आखिर हमारे देश में ऐसा क्या हुआ कि अब भारत माता की जय के नारे भी अदालत के आदेश के बाद जमानत पाने के लिए लगाने पड़ रहे हैं। अब सोचिए, अगर अदालत जमानत के लिए इस शर्त को लागू न करती तो क्या यह लड़का तब भी इस तिरंगे को 21 बार सलामी देकर भारत माता की जय का नारा लगाता?